हेलो गाइस, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी का रहने वाला हूं और मैंने अपनी पॉलीटेक्निक हरियाणा स्टेट पंचकुला यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। यहाँ पर सिविल गुरुजी विजय सर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। रैपिड चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करेंगे हमारे जो साथी है, ट्रेनर साथी, और उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरा क्वेश्चन रवि भाई से है। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आप साइड पर हैं, जो लिखा है डिक्टो वही पूछो। उसके वही जो लिखा है आपने। अगर आप साइड पर हैं, जो कंक्रीट वहाँ पर आया है आपकी साइड पर, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि प्रमोद भाई ने पूछा है कि कंक्रीट साइड पे आया है तो उस पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है कंक्रीट में, तो उसको हम कैसे पानी की मात्रा को कम करेंगे। तो जो कंक्रीट हमारी साइड पे आया है उसको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद अगर कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें हम वाटर रिड्यूसर मिला देंगे। वाटर रिड्यूसर हमारे डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा सल्फोनेट हो गया, सुपर प्लास्टिसाइज हो गया, प्लास्टिसाइजर्स हो गए। ये वाटर रिड्यूसर मिलाने से जो कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम एक लेवल तक ला सकते हैं जो हमारा कंक्रीट कास्टिंग के लिए। मान लो अगर तो ये केमिकल आप किस कंडीशन में मिलाएंगे? इसके पहले कोई आप करके दिखाएंगे, डायरेक्ट आप केमिकल? नहीं, जब वाटर रिड्यूसर हमारे अवेलेबल हैं कंक्रीट में, जो टेक्निकली चीज़ें हैं उन्हीं को हम उपयोग करेंगे तो बेटर रहेगा कि कंक्रीट में हम जो है वाटर रिड्यूसर डाल के जो है वाटर को लेवल तक उसको लेके आए। और आप ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे आपके पास आरएमएक्स जो रेडी मिक्स कंक्रीट जहाँ बनता है, अगर वो आपके पास है तो आप वहाँ भेज भी सकते हैं कि जाओ इसको सही कर। हाँ, उसका शेड्यूल बन के आता है आरामसी से। जो भी हम मटेरियल वहाँ से मंगाएंगे तो उसमें अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम जो है कुछ टेस्ट करेंगे। जैसे हमारा वाटर लेवल अगर वाटर रेशियो ज़्यादा है तो उसके लिए हम विक्टर्स अपार्टस से यूज करते हैं जो कंसिस्टेंसी के लिए होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसे स्लम टेस्ट भी करते हैं। तो वाटर रेशियो हम देखते हैं उसमें, अगर ये कई चीज़ें होती हैं हम अपनी साइड पे चेक करेंगे, अगर अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके बाद हम सही कर लेंगे उसे वाटर रिड्यूसर भी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको जानना चाहता था। जैसे मान लो केमिकल आप मिलाएंगे मान लो आपको आरएमसी जो मशीन है जो आपका जहाँ आप कंक्रीट जहाँ मेन बन के आती है, तो जैसे आप पहले वहाँ भेज भी सकते हैं ना कि जाओ उसको सही करवा के। हाँ, सैंपल लेने के बाद हम खुद चेक करेंगे ना, साइड पे भेज भी सकते हैं वहाँ पर। मान ली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से फिर से हमारा जो भी कमियाँ होंगी वो आरएमसी वाले सही करेंगे। ये रवि भाई जी सर, ये हमको ना कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है हमको इसके बारे में बताइए, हमको नहीं पता। अच्छा जी सर, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जैसे हमारे ग्रेड होते हैं, ठीक है ना। ग्रेड का मतलब जैसे M25 या M5 है ग्रेड, तो ग्रेड का मतलब सैंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसी का ये ग्रेड है। जैसे हम साइड पे कोई भी हमारा स्लैब कास्ट होने के लिए है या कंक्रीटिंग होने के लिए है तो कोई भी हमारा ग्रेड है, जैसे तो मटेरियल लेके आएंगे, पहले ग्रेड को चेक करेंगे सही है या नहीं है। और उसके बाद जो है हम इसे जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेस आपने पूछा है, इसे हम जो है पहले तो डिनोट करेंगे FC के से, ठीक है, FC के अलग अलग। और उसके बाद इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। तो हम सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है कि जैसे हम क्यूब 100 हमने क्यूब ले लिए, मान लो M25 की कंक्रीटिंग होनी है या M20 की होनी है कंक्रीटिंग, तो उसके मान लीजिए कि हमने 100 क्यूब ले लिए। अब 100 क्यूब को हम लैब में ले जाके सभी की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेस चेक करेंगे, ठीक है। सभी की कंप्रेसिव स्ट्रेस डिफरेंट प्रकार की आएगी। मान लीजिए M25 के हैं तो हमारा 25 न्यूटन पर mm² ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए, थोड़ा बहुत इधर। और इस टेस्ट को करने के बाद मान लीजिए कि हमारे पास 100 क्यूब हैं, 100 क्यूब में से अगर हमारे 5 क्यूब फेल हो जा रहे हैं तो हम टेस्ट को पास कर देंगे। और 5% के बाद अगर छठा क्यूब भी हमारा फेल हो गया तो हम पूरे टेस्ट को ही फेल कर देंगे, पूरा ही सब खत्म हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है कि 5% से ज़्यादा हमारी कंप्रेसिव फेल नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन लेस, रिजल्ट इज 5%। हाँ, 5% तक क्यूब फेल होता है तो टेस्ट को पास कर देंगे। 5% के बाद क्यूब अगर 1% भी बढ़ रहा है तो पूरे ही टेस्ट को ख़त्म कर देंगे, पूरा ही टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, जैसे M30 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, 30 और 25 क्या चीज़ है? जैसे हमारा M30 M25, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल डिज़ाइन और नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में हमारी ग्रेडिंग M5 से स्टार्ट होती है
और एम हमारा यहाँ पर जो है मिक्स है, और 5 हमारी ये किसी भी मिक्सर की स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। ठीक है, कितना होती है, कितना मतलब 25 क्या है, कितना होना चाहिए पर मीटर क्यूब या कैसे? हाँ जैसे M25 है आपका तो 1:1:2। ठीक है, तो वन आपका सीमेंट हो गया। ठीक है, और एक जो मिड में 1 है, 1:1 है ना, वो आपका सैंड हो गया, और 2 आपका एग्रीगेट हो गया। जितना हम डिजाइन मिक्स में आगे बढ़ेंगे उतनी वाटर लेवल की क्षमता कम होगी, कम वाटर मिक्स कम। मैं ये कह रहा था जैसे 25 है, 25 क्या है, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब? अच्छा, आप ऐसे तो 25 जो हमारा है M25 ग्रेड है, तो वो उसकी वैल्यू हमारी कंप्रेसिव वैल्यू जो है हमारी 25 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए, पर mm² आनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन जो समझ से आप हमें ये बताइए, चेकलिस्ट जो है ब्रिक वर्क और प्लास्टर में क्या चेक करते हैं? ब्रिक वर्क करने से पहले हमें जो ईटा है उसको सोकिंग करना चाहिए ठीक से। उसके बाद हमें मोटार के लिए मसाला तैयार करना है, और मोटार के लिए मसाला तैयार करने के बाद हम ब्रिक वर्क में उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और प्लम बॉक्स से है, और एक तरीके का एक लेवल ट्यूब आता है, उसके लिए भी प्लास्टर को ब्रिक को लेवल में लाने के लिए वो सब कर सकते हैं। प्लास्टर करने से पहले क्या क्या ध्यान देंगे? ब्रिक वर्क हो जाने के बाद कम से कम 7 दिन क्यूरिंग करते हैं उसकी। 7 दिन क्यूरिंग करने के बाद फिर हम उसके बाद प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने में भी हमें इसी तरीके से उसका मतलब कि लेवल लेके चलना है, एकदम सरफेस एकदम बराबर से दिखाई दे, और उसका बस यही होता है प्लास्टर के लिए। पॉइंटिंग और प्लास्टर में डिफरेंस होता है? पॉइंटिंग और प्लास्टर में डिफरेंस क्या होता है? पॉइंटिंग क्या होती है और प्लास्टर क्या होता है? इसके बारे में जानकारी नहीं है, पॉइंटिंग के बारे में। अच्छा, आप हमें जो है डीपीसी विषय को समझाइए। डीपीसी जैसे कि हम लोग पहले की एक्सकावेशन कर लेते हैं। एक्सकावेशन करने के बाद प्लिंथ लेवल पर जब जाते हैं तो 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। उसके बाद प्लिंथ बीम डालते हैं। प्लिंथ बीम के बाद हम लोग अप टू डीपीसी तक ब्रिक वर्क करते हैं। उसके बाद डीपीसी डालते हैं। डीपीसी के बाद विटामिन डाल देते हैं, और इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में फिर जब हम लोग ऊपर चलते हैं तो उसके बाद फिर एक बार 1 लाइन ब्रिक वर्क होता है, और फिर से एक बार डीपीसी की जाती है। मतलब डीपीसी देते क्यों है बताइए? डीपीसी देते इसलिए हैं क्योंकि कैपिलरी जो राइज होता है उसके कारण पानी ऊपर ना आ पाए, इसलिए हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। पानी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा तो आपने बहुत जगह देखा होगा, पुट्टी उखड़ के बाहर आ जाती है, चाहे जितनी बार पेंट है प्लास्टर में लोना लग जाता है, एंटी डैम्पिंग मटेरियल कुछ भी काम नहीं करता है को बहुत। किसी को डैम्पिंग होता है भाई, डैम्पिंग किसी का फुल फॉर्म क्या जानते हैं? डैम्प प्रूफ कोर्स। हाँ, ऐसी बात है। फुल फॉर्म पूछना चाह रहे थे। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग बताइए। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग? ब्लीडिंग एक तरीके जैसे कि जब भी मोटार में जैसे कि हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं फर्श में, तो मोटार हम लोग ने डाल दिया है प्लास्टर के लिए, आरसीसी है, उसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो कुछ पानी के जैसे धब्बे टाइप के या ऐसे मतलब बन जाते हैं, उसी को ब्लीडिंग कहते हैं। और सेग्रीगेशन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ भी। जब जो एग्रीगेट हमारा जो क्वांटिटी बनाते हैं अगर वो ज़्यादा ड्राई हो जाए तो अलग अलग होने लगता है। हाँ, सेग्रीगेशन ये होता है कि जैसे कि हम लोग साइट पर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग के लिए मिक्सर मशीन आती है, तो अगर हम लोग उसको 1 मीटर बिना हॉपर के काम करते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन आ सकता है, और 1 मीटर से ऊपर से कंक्रीट फेंकने पर भी मतलब कि सेग्रीगेशन हो जाता है। हाँ, तो इसी को सेग्रीगेशन मतलब कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो मिक्स होता है वो एकदम अलग होने लगता है, इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। अच्छा बताइए, वर्कबिलिटी ऑफ सीमेंट, सॉरी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट की स्वीकार्यता से आप क्या समझते हैं? वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट होती क्या है, ये सब क्या है? वर्कबिलिटी क्या है? कंक्रीट वर्कबिलिटी किस चीज़ को? वर्कबिलिटी मतलब कि जैसे कि हम लोग वर्क करने की जो जैसे कि कंक्रीट है या है ना, तो उसमें जैसे कि हम लोग ज़्यादा पानी मिला के देर तक काम कर सकते हैं,
तो उसी को वर्कबिलिटी बोलते हैं एक तरीके से। चेक कैसे करते हैं? लेकिन उसकी ज़्यादा पानी मिलाएंगे स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर वर्कबिलिटी बढ़ाना है तो पानी जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें ऐसा कंक्रीट बनाना चाहिए जो इजी टू फ्लो हो जाए। हाँ, इजी टू फ्लो करने के लिए हम लोग वर्कबिलिटी मतलब एक तरीके से पानी हो ना ही ज़्यादा पानी होना चाहिए उसमें, ना ही ज़्यादा ड्राई। हाँ ड्राई होना है। अगर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं। स्लम टेस्ट को समझाइए। स्लम टेस्ट जो होता है, जैसे कि स्लम का कोन होता है, उसका एक साइज़ होता है, ऊपर का 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है और नीचे का 20 सेंटीमीटर होता है। जो पहले के IS कोड में इसको 4 लेयर में भरते थे, लेकिन कुछ अपडेशन होने के बाद अब इसको 3 लेयर में भरा जाता है, जो कि इसकी 3 लेयर 100 mm की होती हैं, 100 mm की होती हैं। और 100 mm भरने के बाद इसको 25 बार टैंपिंग किया जाता है। टैंपिंग रॉड से टैंप किया जाता है 25 बार हर लेयर पर, 20 पर, फिर 30 पर। उसी तरीके टैंपिंग रॉड का जो साइज़ होता है वो होता है आपका 60 mm और उसका डाया 60 डाया, हाँ, उसका हाइट जो होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है या 600 mm होता है। और हाँ नहीं, डाया उसका 16 mm होता है। सर्कुलर रॉड होता है ना, इसलिए हाँ, सर्कुलर समझ जाना है। हाँ, और उसके बाद जब हम स्लम्प टेस्ट को, जब जैसे कि स्लम्प हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हम उसको कन्नी से एकदम ऊपर से एकदम बराबर से साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम जो है जो स्लम्प का कोन होगा उसको यूँ डायरेक्ट उठाएंगे तो उस, हाँ, सडन, तो उसमें 4 केस बनते हैं। एक पहला होता है कि ज़ीरो स्लम्प होता है, और कोलैप्स होता है, शेयर होता है, और जिसको हम लोग पास करते हैं वो ट्रू स्लम्प होता है। जीरो स्लम्प क्या होता है? ज़ीरो स्लम्प वो होता है जैसे कि हम लोग ने स्लम्प का टेस्ट किया तो जो कंक्रीट है वो एकदम ड्राई टाइप में है, तो उसको ज़ीरो स्लम्प कहते हैं। कोलैप्स वो होता है जैसे निकालते ही शायद कोलैप्स हो जाए। तो ट्रू स्लम्प जो होता है कि मान लो कि हमने स्लम्प को निकाला तो थोड़ा बहुत ऐसे करके, मतलब कि ज़्यादा नहीं, पर इतना कोन बना रह जाए ऊपर का, उसे मतलब कि एक ट्रू स्लम्प कहते हैं। और इसको नापने के लिए हम लोग कोन को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके उसमें एक पटरी रख के या कुछ भी रख के, टैंपिंग रॉड भी रख के उसको नाप सकते हैं कि कितने mm आया है अपना। वेरिएशन भी आएगा? हाँ, कुछ वेरिएशन आ सकता है। हाँ, तो क्या कोड के अनुसार क्या वेरिएशन आना चाहिए अगर आप RMC से बना के ला रहे हैं मिक्सर? किस चीज़ के लिए? जो रिजल्ट नापेंगे ना, उस रिजल्ट को नापने के बाद वेरिएशन भी आएगा, ऐसा तो नहीं है आएगा? जैसे कि वेरिएशन आता है, जैसे कि आप RMC से बना के ला रहे हैं कंक्रीट मिक्सर को, कंक्रीट को, तो कितना वेरिएशन आना चाहिए? ये कोड ने हमें दिया है। हाँ, कोड ने दिया है, ये होता है 25 mm ±10। मिनिमम कितना होगा? 35 से लेके मिनिमम कम से कम कितना होगा? 15। अच्छा रवि भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है। जी भाई। वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा समझाइए। वाटर सीमेंट रेशियो जो है हमारा, जैसे कह सकते हैं जो वाटर सीमेंट रेशियो है, ये एक प्रकार का हमारा मास ऑफ सीमेंट और मास ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं कंक्रीट को। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है, जैसे हमें M25 या M20 ग्रेड का मटेरियल बनना है या बन रहा है, तो अगर उसमें हमारी वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा मटेरियल है तो उसकी एक तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी, और जो है वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर के लिए हम सबसे पहले साइड पे हमारा कोई भी वर्क चल रहा है और मान लीजिए कि M20 ग्रेड का वो वर्क है, ठीक है, कास्टिंग करेंगे और उसमें वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा ज़्यादा है अगर, तो सबसे पहले हम साइड पे चेक करेंगे। ऐसे ही अप्रूवल नहीं दे देंगे कि ये M20 ग्रेड का जो है आपका मटेरियल है और इसको जाइए आप जो है कास्ट करवाइए। तो इस तरीके से नहीं, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके कुछ चेक होते हैं, जैसे विक्टस अपार्टस जो कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है, और उसके बाद हमारा CR टेस्ट, स्लम्प टेस्ट होता है जो वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है।